ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन। ओके, अर्धपरागम झिल्ली भी बोलते हैं। उसके साथ ही सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। सेलेक्टिव चीजों को ये अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है। उसके साथ ही O2 इन होता है और CO2 आउट होता है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तब, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के समय। अर्धपरागम झिल्ली है। उसके साथ ही ये लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे दो चीजें पढ़े थे। जीव द्रव के बारे में हम लोग पढ़े थे। जीव द्रव जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये दो इसके प्रकार होते हैं। कौन कौन से बताइए। साइटोप्लाज्म और दूसरा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में डिफरेंट क्या है? साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव, इंग्लिश हिंदी में। और इसे क्या बोलते हैं? केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, केंद्रिका द्रव्य। अब जो हम लोग देखते हैं, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और साथ में सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में पाया जाता है लिक्विड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ओके, किसके किसके बीच में? ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको एसेशन एंड रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकरण और कारण के क्वेश्चन बोलते हैं, अभिकथन और रीजन के क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उस तरीके से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जीव द्रव को लेके। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केंद्रिका द्रव यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है द्रव, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो केंद्रिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, बताइए। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्या आरएनए डीएनए और आरएनए पाया जाता है। आरएनए क्रोमोसोम। ओके, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स। उसके बाद और बताइए, डीएनए के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है मैम डीएनए के अंदर। ओके, जीन्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके साथ ही इसका अपना क्या क्या होता है? इसमें अपना क्या क्या होता है इसका खुद का? डीएनए डीएनए होता है, प्रोटीन, खुद का राइबोसोम होता है, राइबोसोम्स। ओके, और इसमें भी 2 लेयर होती है। यस, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन में होता है। मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन होता है ये, बिल्कुल सही। आप लोग को जो जो याद है बोलते जाइए, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। और एटीपी मैम, इसमें एटीपी एनर्जी जो होती है उसका भी रोल होता है, वो जनरेट एनर्जी के रूप में एटीपी निकलता है। 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म बताइए। क्रिस्टे होता है मैम, इसके अंदर क्रिस्टे रहता है। यस, इसके आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? तो क्रिस्टे बोलते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म है मैम, क्रेब्स साइकिल वही होता है। यस, क्रेब्स साइकिल भी यहीं पे होता है। क्रेब्स साइकिल। आपको ये बताना है इसमें। अभी मैं एक चीज और क्या पूछ रही थी आप लोगों से, अचानक दिमाग से निकल गया। एटीपी का फुल फॉर्म Can replicate independently. एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट आप लोग लिख लीजिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़े थे ईआर के बारे में। ठीक है, ईआर के बारे में हम लोग देखे थे। ईआर कितने टाइप्स के होते हैं ये बताइए। 2 टाइप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आरईआर में क्या रहता है? आरईआर में क्या होता है? और वो इसमें क्या होता है? लिपिड होता है। इसमें मैम लिपिड होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। संश्लेषण होता है।
और मैम स्टेरॉइड भी होते हैं इसमें। का मेटाबॉलिज्म भी Okay. होता है। कैल्शियम भी स्टोर रहता है मैम मसल सेल्स में, तो कैल्शियम स्टोरेज का फंक्शन भी करता है SCR। ओके, कैल्शियम का फंक्शन करता है। और मैम वो जो RER है उसका फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को गोल्गी अपरेटस में। ओके, तो गोल्गी अपरेटस में ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। गोल्गी अपरेटस का कार्य क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ओके, तो जिसमें राइबोसोम होगा वो क्या होगा? एक तो आपको अगर याद नहीं हो रहा है ये RER अगर आपको याद नहीं आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आर से राइबोसोम आप यहाँ याद रख सकते हैं। ठीक है, एक खुरदरी होता है और एक चिकनी होता है। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया सारा कुछ। अब हम लोग देखेंगे, आपको बताना है लाइसोसोम के बारे में। बताइए लाइसोसोम। सुसाइडल बैग्स होते हैं और इन्हें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहते हैं। ओके, सुसाइडल बैग हाइड्रोलाइटिक बोलते हैं एंजाइम उसको। कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। डाइजेस्टिव क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंजाइम वो डाइजेस्टिव एंजाइम जिसके अंदर 40 टाइप्स के मैम इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ओके, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 40 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? बताइए। जो मैम जल के द्वारा ही कुछ पदार्थों को मैम तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हाइड्रो का मतलब ही होता है यहाँ पे एंजाइम किस प्रकार के है, तो जो जल से बना हुआ हाइड्रोजन, जल से बना हुआ यहाँ पे आपके एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, और ये क्या करते हैं? पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी वजह से इसका सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं। ठीक है, और मैम तो एक ये और टर्म आपने समझाई थी कल बताया था वो अपोप्टोसिस में, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, तो ये भी बहुत अच्छा ओके, रोल है लाइसोसोम्स का। यस, ये भी आपको ध्यान देना प्रोग्राम है। सेल डेथ apoptosis, हाँ, बताया था। सेल्फ प्रोग्राम जिसको बोलते हैं, सेल्फ प्रोग्राम्ड। और मैम एक और इम्पोर्टेंट टर्म था, दैट वाज ऑटोफैगी। ऑटोफैग। तो जी मैम ये इम्पोर्टेंट टर्म्स थी ना, तो वो थोड़ा याद था तो इसलिए बता दिया। ओके, शायद कोई मैसेज मुझे किया था कि मैम ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है, कि नहीं? तो मैसेज हमें आया था किसी का। तो यस मैम मैंने किया था। ऑटोफैगी का मतलब स्वयं को खा जाना। क्या हो जाता है? यानी कि स्वयं को ही खा जाते हैं, यानी कि अपने को खा जाना, अपने को मार डालना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि सुसाइड कर लेना, उसी प्रकार समझ सकते हैं। और ये जो कोशिका जो होता है, ये अपने पुराने और क्षतिग्रस्त जो भी विकार हिस्से होते हैं उसको क्या कर देते हैं, उसको तोड़कर उसे पुनः उपयोग में लाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसे ऊर्जा और पोषण मिलता है, तो इसी को ऑटोफैगी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोफैगी। ओके, और इसी का मैम एक और मिलता जुलता वर्ड था लेकिन मीनिंग अलग है, हीट्रोफैगी। अच्छा, जी भेज तो दीजिएगा वो मुझे मैसेज, मैं देख लूंगी। ओके, आपने बताया था मैम हीट्रोफैगी, जिसमें वो एक्सटर्नल पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है, लाइसोसोम जैसे बैक्टीरिया रह गया या कुछ एक्सटर्नल फूड पार्टिकल्स हो गए वैसा। ओके, बहुत अच्छा। तो आपने पूरे अच्छे से पढ़ाई क्लास किया है, बिल्कुल अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लाइसोसोम हो गया। राइबोसोम के बारे में बता दीजिए। राइबोसोम अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, राइबोसोम के बारे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखे थे। बता दीजिए एक बार फिर से। मैम ये राइबोसोम RNA से कंपोनेंट है। राइबोज और ये न्यूक्लिक प्रोटीन का एसिड स्टोर करता है। यस, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक राइबोज एसिड। न्यूक्लिक एसिड राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डी राइबो न्यूक्लिक एसिड ना, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड ना। डीऑक्सी। ओके, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए राइबोसोम जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना हुआ राइबोसोम को मैम राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यस, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। चलिए, और मैम अब 2 टाइप्स के राइजोसोम्स हैं, फ्री एंड बाउंड। ओके, फ्री एंड बाउंड। अच्छा, फ्री एंड बाउंड के बारे में बताइए, मैं अच्छे से समझाई थी फ्री एंड बाउंड के बारे में राइबोसोम के। जो बताइए। जो मैम फ्री राइबोसोम्स हैं मैम वो फ्रीली फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म में। ओके, और जो बाउंड राइबोसोम्स होते हैं मैम वो RER के सरफेस पे अटैच रहते हैं, एक्सपोर्ट
वगैरह करते हैं, जैसे प्रोटीन रहता है तो उसका एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें यूज होता है बाउंड राइबोसोम्स का। ओके, बहुत अच्छा। क्लियर है सभी को कि राइबोसोम एक फ्रीली मूव करते रहते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव में इधर उधर कहीं भी रहेंगे, और जो एक आपके जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर जो रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडेड बोलते हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, मेरा नेट का क्या प्रॉब्लम आ गया, अभी तो चल रहा था। ये पानी इतना ज्यादा पड़ रहा है ना, बहुत ज्यादा नेटवर्क इधर उधर हो रहा है, दिमाग खराब हो गया है। आवाज आ रही है, बताइएगा। आ रही है मैम। ओके, इंटरनेट का बैंड बजा हुआ है इधर। ठीक है, तो हम लोग अभी किसके बारे में देख रहे थे, बताइए। गोल्जी बॉडी के बारे में देख रहे राइबोसोम। Ribosomes. नहीं, गोल्जी बॉडी के बारे में मैं पूछ रही थी, शायद आवाज नहीं गया होगा आप लोगों को। बताइए, गोल्जी बॉडी के बारे में बताइए। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मैम इसके ट्रांसपोर्टेशन तीन काम है मैम, इसका प्रोसेस, मॉडिफाई, पैकेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये काम है इसका। प्रोटीन ओके, लिपिड्स को करता है। क्या क्या कार्य फिर से बोलिए। प्रोसेस, मॉडिफाई, पैकेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, प्रोसेस करने का कार्य, मॉडिफाई करने के कार्य, ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य जो है कौन करता है, तो गोल्जी एपरेटस करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, एक और स्लाइड ले लेते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ पाए हम लोग। अब हम लोग देखे थे न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है, क्रोमोसोम होते हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, हमारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के अंदर में आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर में हम लोग क्या पढ़े, क्रोमोसोम गुणसूत्र जो है कितने पेयर के होते हैं, 23 पेयर। 23 पेयर के हो रहे थे मैम। ठीक है, यानी कि टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं। ओके, 46 क्रोमोसोम की संख्या 46 आपको ह्यूमन में ध्यान रखना है। ठीक है, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होती है। और आपका जो जैसे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना रहता है। यस, डीएनए प्रोटीन का बना होता है, इस तरीके से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये तो ये एक्स एक्स होगा, ये तो एक्स एक्स पूरे में एक्स एक्स होगा, ये तो दूसरा वाला हम बनाते हैं जिसमें आपका क्या क्या हो सकता है, तो एक्स वाई ये हो सकता है। ठीक है, जो क्या करता है, मेल और फीमेल को डिफाइन करता है। ठीक है, एक्स वाई, एक्स वाई, ये क्या करेगा, मेल और फीमेल को डिफाइन करेगा। अगर एक्स एक्स है तो किसको डिफाइन करेगा, बताइए। फीमेल को। फीमेल को। ठीक है, और अगर एक्स वाई है तो किसको डिफाइन करेगा, मेल मेल को। क्रोमोसोम। ओके, अब हम लोग कल देखे थे दो चीज के बारे में पढ़े थे हम लोग। कोशिका विभाजन कहाँ पे होता है, बताइए, कोशिका विभाजन न्यूक्लियस में। Centrosome में. सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम में। ठीक है, सेंट्रोसोम में।
सेंट्रोसोम में आपका क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ओके, अब जब कोशिका का विभाजन करते हैं तो हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे, जो ह्यूमन में होता है 2 टाइप्स के। कौन कौन 2 टाइप्स पढ़े थे Mitosis, बताइए? mitosis और meiosis. माइटोसिस और माइटोसिस और मियोसिस Meiosis. मियोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम लोग देखे थे, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन के बारे में। हम लोग यहाँ पढ़े थे कि हमारा जो सोमेटिक जो सेल होता है, यानी कि जो हमारा बॉडी का जो सेल होता है उसे क्या बोलते हैं, सोमेटिक सेल बोलते हैं। हमारा बॉडी जो है ना सोमा से बना हुआ है, सोमा वर्ड से, ठीक है, उसी से हमारा क्या बना है, सोमा, और उसी से हमारा क्या बना है, सोमेटिक, सोमेटिक सेल। यानी कि हमारा बॉडी क्या है, सोमेटिक सेल से बना हुआ है। रिपेयर करने का कार्य, कहीं भी चोट वगैरह लगता है तो फिर से वो रिपेयर हो जाता है, तो ये सारा कार्य जो है किसके द्वारा होता है, तो माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल होते हैं और उसी से क्या बनते हैं, तो 2 अलग अलग डॉटर सेल बनते हैं। ठीक है, हम लोग ये देखे थे ना, जी मैम। एक से 2 बनते हैं, यानी ये पेरेंट सेल होते हैं और ये आपके डॉटर सेल होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग किसमें देखे थे, माइटोसिस में देखे थे। मियोसिस में क्या होता है बताइए? जनन कोशिका का विभाजन करते हैं। जनन मियोसिस कोशिका। में, ओके, 4 daughter cells होते हैं. हाँ, न्यू, इसको डॉटर सेल ही बोलते हैं, डॉटर सेल। यहाँ पेरेंट सेल, ये डॉटर सेल, इसमें नहीं होते न्यू डॉटर सेल। ठीक है, मियोसिस में। तो यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं मियोसिस, पहले एक बार इसको देख लेते हैं, ये डिवाइड किस प्रकार होता है। ठीक है, सोमेटिक सेल वाला जो है हमारा, जो माइटोसिस की प्रोसेस होती है, जैसे कि आप यहाँ समझिए, सेकेंड, ये आपका सेल है, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस है, समझ लीजिए यहाँ पे वो डिवाइड होने वाला है, तो सबसे पहला प्रोसेस उसका इस तरीके से होता है, उसके बाद वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि आपके न्यूक्लियस भी देखिए यहाँ लंबे होते जा रहे हैं, ये नीचे वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला है बस। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 भाग में बट रहा है, लास्ट में वो कैसा हो जाता है, उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है, यानी अलग अलग न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, एक ही न्यूक्लियस टूट के दोनों में अलग अलग हो गया है, और जो नया वाला बनेगा उसमें क्या हो गया, न्यूक्लियस अलग अलग हो गए। ठीक है, तो एक से क्या बने हैं, 2 बने हैं, इसी तरीके से ये इस तरीके से, यानी एक से 2 बनेंगे, फिर एक से फिर ऐसे 2 बनेंगे, इसी तरह ये इसका प्रोसेस होता रहता है, बनते रहता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या है, कौन सा सेल में होता है ये, माइटोसिस की प्रोसेस सोमेटिक सेल में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं, ये पेज गंदा हो गया है, ओके, यहाँ देख लेते हैं। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्या, मियोसिस के बारे में देख रहे हैं। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। अब बताइए मेल और फीमेल का क्या क्या है, इसको क्या गोनाड, बोलते हैं, मेल का फीमेल का एक्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गोनाड सेल बोलते हैं, जनन जनन कोशिका बोलते हैं। ठीक है, गोनाड सेल, जनन कोशिका, यानी मेल का क्या होगा, तो मेल का स्पर्म होता है। ठीक है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम। ठीक है, तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब इससे क्या होते हैं, आप हाफ जो है आपके क्रोमोसोम यहाँ से आते हैं, यानी कि पुरुष में जो होता है 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है, यानी कि 46, और मेल में भी आपके 46, यानी कि सभी में 46 हर इंसान में है। ठीक है, क्रोमोसोम, यानी कि 46 संख्या में, और पेयर में देखेंगे तो 26। ठीक, सॉरी 23, ओके, भूल से लिख दी थी। अब यहाँ पे जो है आपके जब नए सेल बनते हैं ना, तो वहां पे क्या होते हैं, जैसे समझिए ये दोनों आपके सेल से एक नया सेल बन रहा है, जैसे कि एक माता पिता के मिलने से एक बच्चे का जन्म होता है। तो यहाँ पे जो आपके 46 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 46 क्रोमोसोम है, तो उसमें से मेल से 23 आते हैं और फीमेल से 23 आते हैं। ठीक है, तब ये टोटल मिला के 46 होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम के हाफ आते हैं इसमें। ठीक है, क्रोमोसोम के कितने आ रहे हैं, हाफ हाफ आ रहे हैं दोनों के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाफ हाफ आते हैं गुणसूत्र के, तब एक नए जो है बच्चे का निर्माण होता है। ओके, तो ये आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ये आपका किस में होता है, तो मियोसिस में होता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस अभी हम बताएं वो किसका बताया है, तो वो मियोसिस का बताया है। ठीक है, मियोसिस हो गया यहाँ तक, किसी को दिक्कत तो नहीं है, बताइए एनीवन, इतना तो समझ में आ गया।
सारा आपका रिवीजन हो गया। ये रिवीजन होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका क्लियर होना यहाँ पे बहुत जरूरी है। कभी भी क्लास शुरू होने से पहले एक बार रिवीजन जरूर किया कीजिए, या फिर क्लास में आते भी है तो एक बार रिवीजन करके जरूर आया कीजिए। ठीक है, ये प्रोसेस अगर अपने लाइफ में अपना लिया तो आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, कुछ भी चीज पढ़ने में।